नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आज पीएम मोदी यूपी के सुल्तानपुर जाएंगे, जहां वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, फिर आधे घंटे का एयर शो होगा। सबसे पहले पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हरकुलिस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर एयर शो शुरू होगा। एयर शो में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल है, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जगुआर और सूर्य किरण युद्धक विमान भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करेंगे। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 22,495 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस हाईवे से राज्य के 9 जिले जुड़ रहे हैं, जिनमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज इस मामले पर एक इमरजेंसी मीटिंग करने का आदेश दिया है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी शामिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और एनसीआर रीजन की सरकारों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए कहा है। साथ ही आज होने वाली बैठक में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पावर प्लांट्स पर भी रोक लगाने पर कदम उठाने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 17 नवंबर को होगी। इसके अलावा कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हरियाणा और पंजाब सरकार से किसानों को 2 हफ्ते के लिए पराली जलाने से रोकने के लिए कहा है। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर कल कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। बताया गया कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोग उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुओं के लिए की गई टिप्पणी से नाराज होकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान मामला काफी बढ़ गया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने सलमान खुर्शीद के घर में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ भी की। आरोपियों ने घर के शीशे तोड़ दिए और दरवाजे पर आग लगा दी, जिसे जल्द ही बुझा लिया गया। वो बोको हराम, आइसिस और हिंदुत्व के बारे में थी। तो अब आप तय कर लीजिए कि उनमें से 3 में से किसने ऐसा किया होगा और क्यों किया होगा। उनके पास बाहर पोस्टर, झंडे सब कुछ थे, उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये लोग कौन थे। पुलिस ने इस मामले में घर के आसपास रहने वाले लोगों और चौकीदारों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि घर की खिड़की और दरवाजे पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने घर के केयरटेकर की तहरीर पर एक नामजद समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम आज नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर जाएगी और छानबीन करेगी। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हराम और ISIS से की है, जिसके बाद से ही देश में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गए हैं। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक यहां आतंकी एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर छिपे हुए थे। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में मकान के मालिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों और डिजिटल एविडेंस के मुताबिक मकान का मालिक आतंकियों के मददगार के तौर पर काम कर रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल शाम करीब 6:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके कुछ देर बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इसके बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहा और करीब 8:30 बजे उन्होंने दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले गुरुवार को भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इस साल अब तक 130 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। वहीं अब भी घाटी में 38 विदेशियों समेत 150 से 200 आतंकी सक्रिय हैं। आज से CBSE बोर्ड की 12वीं क्लास की टर्म 1 एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आज CBSE 12वीं टर्म 1 परीक्षा का पहला पेपर सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे और उन्हें 90 मिनट में सॉल्व करना होगा। वहीं CBSE की 10वीं टर्म 1 बोर्ड परीक्षा 17 नवंबर यानी कल से शुरू होगी, जिसमें पहला पेपर पेंटिंग का होगा। 12वीं क्लास की टर्म 1 परीक्षा 114 विषयों और 10वीं के 75 विषयों के लिए होगी। वहीं स्कूलों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 23 दिसंबर तक हर हाल में करानी होंगी। बोर्ड परीक्षाओं का दूसरा चरण यानी टर्म 2 अगले साल मार्च-अप्रैल में होगा। 20 लाख से ज्यादा छात्र CBSE बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। CBSE के मुताबिक इस बार बोर्ड परीक्षा के छात्रों को 20 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। पहले ये समय 15 मिनट का होता था। और अब देखिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। मिशन उत्तराखंड पर गए जेपी नड्डा का आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। सुबह 10 बजे वो लोकतंत्र सेनानी सुभाष छावड़ा से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद 10:30 बजे रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में शहीद उधम सिंह और 11 बजे आम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 11:30 बजे आशीर्वाद बैंकेट हॉल में बंगाली समाज के साथ उनका संवाद कार्यक्रम है। इसके बाद वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन करेंगे। दोपहर 1 बजे उनकी प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होने वाली है। इसके बाद वो कोर ग्रुप की बैठक को भी संबोधित करेंगे। फिर दोपहर करीब 3 बजे प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो एक अहम बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के गाजीपुर से आजमगढ़ तक चुनावी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश इस विजय रथ यात्रा को निकालकर राज्य में जन समर्थन जुटाएंगे। इस दौरान वो वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि आज पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला कार्यक्रम शेड्यूल है, जिसकी वजह से गाजीपुर प्रशासन ने अखिलेश को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो तय कार्यक्रम के हिसाब से रोड शो निकालेंगे। इस पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है, उस हर जिले में आज समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मंत्री से लेकर राज्य भर के डीएम, एसपी शामिल रहेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें हाल ही में राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर घटनाओं पर चर्चा होगी। गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से न सिर्फ चर्चा करेंगे, बल्कि हर उस बिंदु को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से बिहार में अवैध तरीके से शराब बिक रही है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये समीक्षा नहीं, भिक्षा बैठक है। अधिकारियों से पूछा जाएगा तुम कितना लाए हो, जो भिक्षा नहीं लाएगा उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर गोवा पहुंच रहे हैं। आज और कल वो 2 दिनों तक गोवा में ही रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि वो शाम 7 बजे बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्ण राव राणे को आम आदमी पार्टी में शामिल कराएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने गोवा दौरे में कल टैक्सी ड्राइवरों के साथ मीटिंग करेंगे। गोवा में टैक्सी चालकों का संगठन वोटों के मामले में काफी अहम माना जाता है। उनसे मिलकर केजरीवाल उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस महीने अरविंद केजरीवाल का ये तीसरा गोवा दौरा है। इससे पहले वो 1 नवंबर को गोवा गए थे और कई बड़ी चुनावी घोषणाएं की थी। वहीं 7 नवंबर को उन्होंने गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट के संयोजक पुती गोवानकर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में उतरेगी। एक दिन पहले जयपुर पहुंचे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में अगले 1.5-2 महीने में AIMIM को लॉन्च किया जाएगा। पार्टी लॉन्च करने के साथ ही राजस्थान कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इस दौरान 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका भी खुलासा किया जाएगा। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि राजस्थान में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे और 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च होगा। वहीं ओवैसी ने क्षेत्रीय दलों के साथ संभावित गठबंधन की किसी भी योजना का खुलासा करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो वर्तमान में राज्य में पार्टी की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि संभावित गठबंधन पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक चल रही है और दोनों नेताओं के बीच ये बैठक वर्चुअली हो रही है। बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये कहा कि वो बाइडेन के साथ आपसी सहमति बढ़ाने के लिए तैयार हैं और दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो दोनों ही दिग्गज नेताओं की ये मीटिंग चल रही है, वर्चुअली मीटिंग चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जिनपिंग और बाइडेन की ये मीटिंग, जिसमें यूएस के साथ आपसी सहमति बढ़ाने पर मंथन हो रहा है और एक दूसरे का सम्मान करे चीन, अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सबसे बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और ये उद्घाटन अपने आप में ही काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी सुपर हर्क्यूलिस के जरिए एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने
एयर शो भी होने वाला है, जिसमें वायुसेना के कई लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। उद्घाटन के बाद से पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल पर दोपहर 1:20 पर सुपर हरक्यूलिस से पीएम मोदी की लैंडिंग होने वाली है। पूरे कार्यक्रम को लेकर के ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए 1:35 पर पीएम की जनसभा होगी। इसके अलावा 2:50 पर मिराज 2000 की लैंडिंग होने वाली है। बाकायदा एक एयर शो रखा जाएगा। वायुसेना के कई लड़ाका यहां पर शामिल होंगे। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात जनता को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कैग के पहले ऑडिट दिवस को संबोधित करेंगे। इस मौके पर कैग के कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ऑडिट दिवस को सीएजी की स्थापना और सालों से उसके योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में पीएम ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और कहा कि मंगलवार की सुबह 10:30 बजे ऑडिट दिवस को चिन्हित करने के कार्यक्रम में मैं भाग लूंगा। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के लिए सीएम नीतीश कुमार आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा कि मीटिंग में हर एक पहलू पर चर्चा होगी। अब तक जो बात हुई है उस पर फीडबैक लिया जाएगा और बैठक में मंत्री से लेकर के राज्य भर के डीएम एसपी शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है। उधर बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि ये समीक्षा नहीं भिक्षा बैठक है। अधिकारी से पूछा जाएगा तुम कितना लाए हो, जो भिक्षा नहीं लाएगा उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और श्रीनगर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने हैदरपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोमवार शाम से जारी एनकाउंटर में सेना ने आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की और इस ऑपरेशन में आतंकियों का एक मददगार भी मारा गया है। देखिए रिपोर्ट। आतंक पर सुरक्षा बलों का एक्शन। श्रीनगर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी से होगा टेरर का टोटल सफाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। जो भी दहशतगर्द घाटी में सिर उठाएगा सेना की गोली का शिकार हो जाएगा। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सोमवार की शाम से जारी मुठभेड़ में सेना ने आतंक के 2 राक्षसों का अंत कर दिया। एनकाउंटर शुरू होने के कुछ देर बाद एक आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मार गिराया गया। इसके बाद भी ऑपरेशन जारी रहा और रात के करीब 8:30 बजे दूसरे आतंकी का भी काम तमाम कर दिया गया। मुठभेड़ की शुरुआत उस वक्त हुई जब श्रीनगर के क्लासिक हॉस्पिटल के पास सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक यहां आतंकी एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर छिपे हुए थे। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में मकान के मालिक की भी गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों और डिजिटल एविडेंस के मुताबिक मकान का मालिक आतंकियों के मददगार के तौर पर काम कर रहा था। फिलहाल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। इस साल अब तक 130 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। हाल के वक्त में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी आई है, लेकिन सुरक्षा बल भी हर आतंकी साजिश को नाकाम करने में जी जान से जुटे हैं। इसी का नतीजा है कि जो भी आतंकी घाटी में सिर उठाता है सेना के हाथों 2 जख भेज दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत। और मुंबई के कांजूर मार्ग हाईवे इंडस्ट्रियल में देर रात भीषण आग लग गई है और ये आग सैमसंग सर्विस सेंटर में लगी है और आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची क्योंकि आग काफी भयानक थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
फायर ब्रिगेड कर्मियों ने स्थानीय लोगों को एहतियात के तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, सुरक्षित जगह पर। और आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। तो सैमसंग का ये सेंटर जहां पर भीषण आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि 10 से 12 दमकल कर्मियों को यहां पर पहुंचना पड़ा और आग पर काबू पा लिया गया। काफ़ी मशक्कत यहां पर लगी आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा करके आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र में दंगा कैसे भड़का, इसका एक टूल किट टाइम्स नाउ नव भारत को अपने सोर्स से मिला है। दंगा भड़काने वाले इस टूल किट में आखिर है क्या? कैसे त्रिपुरा से करीब 2700 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र को दंगे की आग में जलाने की कोशिश हुई है, कैसे प्लानिंग हुई है और कैसे उसे इंप्लीमेंट किया गया है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। इसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप ये रिपोर्ट देखिए। ये वो टूल किट है जिसमें एक एक डिटेल है कि कैसे महाराष्ट्र के 3 शहर अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में दंगे कराए गए। साजिश के तहत पहले फेक न्यूज फैलाई गई। सबूत देखिए, ये अख्तरुल इमाम के फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। 29 अक्टूबर के इस फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बजरंग दल के गुंडों द्वारा त्रिपुरा में मुसलमानों को और उनके घरों, इबादतगाहों और दुकानों को नजरे आतिश किया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से कानून का पालन करवाने में फेल नजर आ रही है। हम इसकी सच्चाई जानने के लिए अख्तरुल इमाम के फेसबुक पेज पर गए। वहां हमें ये पोस्ट 29 अक्टूबर का लिखा मिला, लेकिन अब इस पोस्ट की सच्चाई देखिए। उसी दिन यानी 29 अक्टूबर को डीजीपी विजय सिंह यादव को कोट करके ये खबर छपी कि मस्जिदों को जलाने की खबर पूरी तरह से झूठ है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन देखिए कैसे ये काडर काम करता है। अख्तरुल इमाम ने जो लिखा उसे मराठी मुसलमान नाम के पेज से लोकल लैंग्वेज में शेयर किया गया। हर तस्वीर वही है। अब सबूत नंबर 2 देखिए। ये ट्वीट मोहम्मद सलमान का है। मोहम्मद सलमान ने ट्विटर पर लिखा कि त्रिपुरा के पाल बाजार में हिंदुत्व के गुंडों ने मस्जिद में आग लगा दी। हम मोहम्मद सलमान के ट्विटर पेज पर गए। ब्लू टिक वाले इस अकाउंट पर हमें ये ट्वीट 23 अक्टूबर के पेज पर मिल गया। मोहम्मद सलमान ने खुद को SIO इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट बताया है। अब इस ट्वीट की हकीकत देखिए। मोहम्मद सलमान ने कैसा भड़काऊ वीडियो ट्वीट किया और त्रिपुरा पुलिस की तरफ से ये मीडिया को साफ कहा गया कि मस्जिद में आग की खबर झूठ है। जिसने भी ऐसा किया उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन तस्वीरों का सच आपको जानना चाहिए। आपके सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको 2 लोग दिख रहे हैं और इनके हाथ में कुरान नजर आ रही है कि जो कि जली हुई है। कुछ किताबें दिखती हैं जो कि बताया गया कि भाई कुरान है, इनको जला दिया गया। त्रिपुरा हिंसा के दौरान कुरान के प्रतियों को जलाने की बात फैलाई गई। एक निजी YouTube चैनल के ट्विटर हैंडल से 28 अक्टूबर 2021 को रात 10:38 पर यह ट्वीट कर दिया गया। ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें एक जलती हुई इमारत दिखाई दे रही है। नीचे एक कार में आग लगी दिख रही है। 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह बताया गया कि ये त्रिपुरा में जलाई जा रही मस्जिद की तस्वीर है, पर हकीकत ये है कि ये CPM का पार्टी कमेटी ऑफिस है। मुस्तकीम आलम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि त्रिपुरा हिंसा इतिहास का कलंकित अध्याय है। ये वो ट्वीट आप देख रहे हैं। मुसलमानों की दुकान, मकानों को जलाया गया। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भगवा झंडा यहां नजर आता है। इसके अलावा भी कई बातें लिखी गई। लंबी चौड़ी कहानी है। अब इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? पड़ताल करने के बाद पता चला यह तस्वीर 27 मार्च 2018 की है। न त्रिपुरा की, न उस दिन की, और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च 2018 के कार्यक्रम की तस्वीर है। नॉर्थ 24 परगना जिले में 3 लोगों के मारे जाने के बाद पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान की तस्वीर है ये। और उस दिन की तस्वीर को उठाकर यहां कॉपी किया गया, उसके ऊपर अपना एजेंडा लगाया गया और इस एजेंडे को आगे बढ़ा दिया गया। अब अगली तस्वीर देखिए। इसे बताकर वायरल किया गया कि ये त्रिपुरा में तोड़ी गई मस्जिद की तस्वीर है, पर हकीकत ये है कि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बड़ी मस्जिद की है, जहां मस्जिद की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे।
ऐसी एक नहीं दर्जनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। सबूत देखकर लगता है कि लोकल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स ने दंगा फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके थंबनेल और डेटिंग्स देखिए, जिसमें जानबूझकर टॉक्सिक कंटेंट डाले गए, भड़काऊ शब्द लिखे गए। ट्विटर पर ऐसे हैशटैग चलाए गए जिससे लोगों का ध्यान उस पर जाए। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में रजा एकेडमी का नाम कैसे सामने आया। दरअसल वसीम रिजवी की एक किताब, जिसके रिलीज के मौके पर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी मौजूद दिखे। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में वसीम रिजवी की किताब को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। रजा एकेडमी की तरफ से इसे बैन करने की अपील की गई। महाराष्ट्र के कई शहरों में बंद का कॉल हुआ। इसी दौरान त्रिपुरा की फेक न्यूज भी फैली और एक तस्वीर पर सवाल उठाया गया है। और जिस तस्वीर पर सवाल उठाया गया है वो भी आपके सामने है। जिस समय महाराष्ट्र में हिंसा फैल चुकी थी, उस समय एक मीटिंग हुई जिसमें AICC महासचिव तारिक अनवर के साथ रजा एकेडमी के हेड मोइन मियां भी हैं। कई और लोग इस तस्वीर में हैं जिन्हें लेकर विवाद है। सवाल सिर्फ रजा एकेडमी पर नहीं है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसों के ट्वीट से त्रिपुरा को लेकर फैलने वाली फेक न्यूज को बल मिला? क्या विपक्ष के दूसरे नेताओं ने बिना फैक्ट की जांच के बयान जारी किया? इन सब की जांच की जरूरत है। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।